अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ हैं। कल मेरे साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया। कल मैंने बतौर एक कंसल्टेंट एक नए हॉस्पिटल में जॉइनिंग दी और वहाँ पे मेरी रिससिटेशन एरिया में ड्यूटी थी। मेरे साथ एक रजिस्ट्रार था और एक रेज़िडेंट थी। कोई 10:30 बजे करीब हमको कॉल आती है, जिसे हम बैड कॉल कहते हैं एम्बुलेंस वालों की, कि वो एक हार्ट अटैक का मरीज़ हमारे पास लेकर आ रहे हैं घर से। ये मरीज़ जो है वो उसको इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। उन्होंने ईसीजी कार्डियोलॉजी को ट्रांसमिट कर दिया है और कार्डियोलॉजिस्ट ने इस मरीज़ को इमरजेंसी आने का बोला है। इस मरीज़ को एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, टेनेक्टिप्लेस ट्रीटमेंट के अलावा थ्रोम्बोलिसिस दी जा चुकी है। मरीज़ के उन्होंने हमको हीमोडायनेमिक स्टेटस बताया, वाइटल्स बताया, ब्लड प्रेशर वगैरह, जो कि स्टेबल थे। जब पेशेंट पहुंचा तो उसकी हालत बड़ी अजीब सी लग रही थी। बड़ा स्वेटी था, बहुत उसका पेल उसकी रंगत थी। मैंने जब मरीज़ से पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे बहुत डिज़ी फीलिंग हो रही है और दिल डूब रहा है। क्वाइट राइटली जब हमने उसका हार्ट रेट चेक किया तो वो तकरीबन 40 था और ब्लड प्रेशर उसका 70 सिस्टोलिक था। मैंने फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट को अलर्ट किया कि मुमकिन है कि उसकी थ्रोम्बोलिसिस जो है वो अनसक्सेसफुल है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर भी लो है, हार्ट भी लो है, ईसीजी में इंफीरियर मायोकार्डियल के चेंजेस मुतबातर मौजूद हैं और आपको फ़ौरन इसको कैथ लैब लेके जाना है। ये बिल्कुल क्लियर था कि इस मरीज़ को फौरी तौर पे एक्सटर्नल कार्डियक पेसिंग की ज़रूरत है। खैर साहब, हमने उसको पेसिंग पैड्स लगाए। इस दौरान हम उसको कुछ इंट्रावीनस फ्लूइड्स दिए, कुछ एट्रोपिन दी। अब यहाँ पे मैं एक बात ये बताता चलूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझसे जब पूरी स्टोरी सुनी थी तो कहा कि क्यों नहीं आप उसको आइसोप्रेनलिन इन्फ्यूजन पे स्टार्ट कर देते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में आइसोप्रेनलिन से कभी कभार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। खैर, मैंने उनके कहने के मुताबिक पेशेंट को जब आइसोप्रेनलिन इन्फ्यूजन पे स्टार्ट किया तो उसका ब्लड प्रेशर मज़ीद गिर गया। जहाँ वो 70 सिस्टोलिक था, अब वो तकरीबन 60 सिस्टोलिक हो गया। हमने नर्सों से बोला कि आप सेडेशन को रेडी करें, जिसमें फेंटनिल और मिडास मेरी सिलेक्शन थी, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। फेंटनिल आने में वक्त लगता है क्योंकि नर्सेज उसको लेकर के आती हैं, उसको चेक करती हैं, रजिस्टर में टिक करती हैं। मिडाज़ोलैम कभी यही था, लेकिन मिडाज़ोलैम फौरी तौर पे आ गई। मिडाज़ोलैम हमारे पास मौजूद थी। हमने ब्लड प्रेशर रिपीट किया तो ब्लड प्रेशर मरीज़ का 50 सिस्टोलिक था। मुझे अब ये बहुत गहरी तशवीश हो गई थी कि अब ये मरीज़ अरेस्ट कर जाएगा यहाँ इमरजेंसी में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। पेसिंग पैड्स लगे हुए थे। मैंने ये फ़ैसला किया कि पेशेंट को अब इस ब्लड प्रेशर के साथ हमको फ़ौरी तौर पे पेसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और फेंटल का हम इंतज़ार नहीं करते। हमने पेसिंग स्टार्ट की मिडास दे करके। अब चूँकि मरीज़ मदहोशी में तो था, लेकिन पूरी तौर पे तो वो अनकॉन्शियस नहीं था। उसको ज़ाहिर बात है तकलीफ़ महसूस हुई, क्योंकि हम उसको एक्सटर्नली उसको करंट ट्रांसफ़र कर रहे थे। इतनी देर में जो है वो हमारी इंचार्ज नर्स वहाँ पे आई। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? ये मरीज़ पूरी तरह से सेडेट भी नहीं हुआ, आपने उसको करंट देना शुरू कर दिया। बात एक तरफ तो उस नर्स की सही थी, लेकिन शायद वो हमारा वो पहलू नहीं देख रही थी कि मरीज़ ऑलमोस्ट पेरी अरेस्ट था और अगर हम उसको करंट यहाँ पे नहीं देंगे तो एन मुमकिन है वो फुल कार्डियक अरेस्ट में चला जाए और हम उसको वापस बचा ना पाएँ। खैर, मैंने पेसिंग जारी रखी। थोड़ी देर में फेंटनिल भी आ गई। फेंटनिल और मिडास सेडेशन के साथ हमने उसका करंट और बढ़ा दिया और पेशेंट को हमने स्टेबलाइज़ कर लिया। उसका हार्ट रेट तो इम्प्रूव हो ही चुका था, उसका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव हो गया और हमने उसको सेफली कैथ लैब में ट्रांसफ़र कर लिया, जहाँ पे उसको स्टेंट्स लगे और फिर वो आगे स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पे मैं एक बात जो मैंने तजर्बे तौर पे महसूस की वो ये कि कभी कभार आप पूरा प्लान अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो कि आपको डरा से देते हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो नर्स आएगी और वो इस तरह से बोलेगी और मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, लेकिन वो हुआ। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थी। आइदर मैं नर्स को रिस्पॉन्ड करता कि आप क्या कह रही हैं, आप मेरे काम में दखल अंदाज़ी ना कीजिए, मुझे अपना काम करना दीजिए। लेकिन एक अजीब सी कैफियत रिससिटेशन एरिया में, जहाँ पे हर कोई टेंस होता है, वो पैदा हो जाती और मरीज़ फिर इनवेरिएबली सफ़र भी करता। लिहाजा मैंने रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझा और फिर मैं वहाँ पे एक नया डॉक्टर भी था। मेरी पोजीशन भी इस तरह से वाज़ेह नहीं थी कि मैं रिस्पॉन्ड करता। खैर, मरीज़ जब स्टेबलाइज हो गया, कैथ लैब ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरे काम की वैल्यू मेरे ख़्याल से उस नर्स ने देख ली। यहाँ पे मैं जो एक लर्निंग पॉइंट देना चाहता हूँ वो ये कि कभी कभार आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती,
आपके काम में मदाखलत हो रही होती है, लेकिन आपको मसलहतन चुप रहना होता है। बतौर सीनियर इमरजेंसी डॉक्टर आपका काम ना सिर्फ एक प्रॉपर मेडिकल केयर देना है और फौरी तौर पे देना है, बल्कि लोगों को भी मैनेज करना है। कभी कभार लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करना बेहतर होता है बनिस्बत उसके कि आप उनको रिस्पॉन्ड करें जिससे कि माहौल ख़राब हो। और बाद में जब आपको मौका मिले तो आपको एक कोल्ड डीब्रीफ करनी चाहिए, जिससे मुराद ये होती है कि आप नर्स के साथ बैठिए, तमाम डॉक्टर्स के साथ बैठिए, तमाम उन लोगों के साथ बैठें जो आपके साथ रिससिटेशन एरिया में थी, और गाहे बगाहे पॉइंट पर पॉइंट हर चीज़ पे डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ अच्छी गई, कौन सी चीज़ बुरी थी। यहाँ पे इतने लर्निंग पॉइंट्स से जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। तो कहने का मकसद यही कि आप हमेशा एज ए मैच्योर डॉक्टर लोगों को मैनेज करना, इस चीज़ को उतनी ही वैल्यू दें जितनी आप पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट को देते हैं। लोग आपसे साथ जो मुंसलिक हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके हर सवाल का जवाब दें। अगर उनको आपकी कोई चीज़ पसंद ना आए तो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकें, और आप अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन भी रखें। उम्मीद है आपको ये तजुर्बा और ये वाक़या पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।